कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में वीडी सावरकर और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस पूरे बयान के बाद वीडी सावरकर और उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का विवाद एक बार फिर से पूरी तरह से चर्चा में आ गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई विवाद हमें देखने को मिल रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विवाद से संबंधित तमाम बिंदुओं को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद वीडी सावरकर से संबंधित कुछ संक्षिप्त परिचय जानेंगे और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आखिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह की भूमिका अदा की थी। इसके अलावा जेल में लिखे गए उनके पत्रों को लेकर क्या विवाद है और इस विवाद को लेकर हमें अलग अलग तरह की क्या धारणाएं देखने को मिलती हैं, उन धारणाओं पर, अलग अलग दृष्टिकोणों पर भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर, जिन बातों पर चर्चा की जाएगी उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से है। हमारी खबर है, सावरकर हेल्प्ड ब्रिटिश सॉट मर्सी फ्रॉम देम आउट ऑफ फियर, क्लेम्स राहुल गांधी। यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में यह दावा किया है, इस तरह का बयान दिया है कि वीडी सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश हुकूमत की मदद की थी और ब्रिटिश सरकार से डर कर उन्होंने कई सारी क्षमा याचिकाएं, क्षमा पत्र भी लिखे थे, माफी पत्र भी लिखे थे। इस तरह का जो दावा है वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वीडी सावरकर कौन थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह की भूमिका अदा की थी। उसकी बात करें तो वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा राजनीतिज्ञ थे, वकील थे और इन तमाम बातों से बढ़कर वो एक लेखक भी थे। भारत में तमाम लोगों के लिए, भारत के तमाम लोग ऐसे हैं जो वीडी सावरकर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मानते हैं, जबकि भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडी सावरकर को एक देशद्रोही के तौर पर, एक देशद्रोही, एक ट्रेटर के तौर पर भी देखते हैं। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत छोटी उम्र में ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जब वो स्कूल में थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इसी के बाद उन्होंने साल 1889 में एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था मित्र मेला। आगे चलकर इस संगठन का नाम अभिनव भारत सभा भी कर दिया गया। ये जो संगठन था ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, एक गुप्त संगठन था। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब है कि संगठन की जो सदस्यता थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी और बहुत ज्यादा लोगों को इस संगठन के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वो साल 1906 में लंदन चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पर भी उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों को जारी रखा और लंदन में रहकर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी नाम से एक नए संगठन का गठन किया। इस नए संगठन का प्राथमिक उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युवाओं को, जो अलग अलग देशों में, लंदन में जो युवा रह रहे थे, जो भारतीय युवा मौजूद थे, उन युवाओं को लामबंद करना था, उन्हें एकजुट करना था ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज को और ज्यादा बुलंद किया जा सके। इसके अलावा साल 1908 में उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक शोध पेपर भी प्रकाशित किया था, एक शोध लेख भी प्रकाशित किया था और इस लेख को आगे चलकर एक किताब के तौर पर प्रकाशित किया गया, जिसे आज हम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये किताब उस समय प्रकाशित हो रही थी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये किताब उस समय ना तो ब्रिटेन में प्रकाशित हुई थी और ना ही भारत में, बल्कि इस किताब को ब्रिटेन और भारत से बहुत दूर हॉलैंड में प्रकाशित किया गया था और बाद में इलीगल तरीके से इसे भारत में स्मगल किया गया ताकि भारत में भारतीय लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में और ज्यादा बताया जा सके और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो ये तो बात हुई वीडी सावरकर की और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका की। इसके अलावा 1909 में हमें याद है, हमें नासिक षड्यंत्र देखने को मिलता है, नासिक कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है। क्या थी ये कॉन्स्पिरेसी? तो इस कॉन्स्पिरेसी के दौरान 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। यह हत्या की गई अनंत लक्ष्मण नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा
और वो स्वतंत्रता सेनानी अभिनव भारत समाज से जुड़े हुए थे, अभिनव भारत सभा से जुड़े हुए थे। और इस सभा का गठन किसने किया था? इस सभा का गठन किया था वीडी सावरकर ने। इसी वजह से उन्हें 1910 में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि वीडी सावरकर भी इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए थे। जब उन्हें 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया तो उन पर इस पूरे षड्यंत्र के अलावा एक आरोप और लगाया गया था। यह आरोप यह था कि वो 1909 में आए मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशक्त विद्रोह भड़काने का भी आरोप लगाया गया था। यानी उन पर यह आरोप था कि 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे वो आम लोगों को उन रिफॉर्म्स के खिलाफ भड़का रहे थे। और इन्हीं तमाम आरोपों के चलते दोनों मामलों में उन्हें 50 वर्षों की कालापानी की सजा दी गई थी। इसके बाद, इस पूरी सजा के बाद 1911 में उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप के सेलुलर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी जेल से शुरू होती है उनके पत्र लिखने के विवाद की कहानी। ये विवाद की कहानी क्या है? तो वो साल 1911 से साल 1923 तक तकरीबन 12 से 13 वर्षों के दौरान जेल में रहे। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे कई दावे किए जाते हैं, हमें इससे संबंधित सबूत भी मिलते हैं कि उन्होंने अपने 12 वर्ष की इस अवधि के दौरान तकरीबन 8 दया याचिकाएं लिखी, 8 मर्सी पिटीशंस दायर की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपनी इन याचिकाओं के लिए माफी मांगी। उन्होंने पहली याचिका जो दायर की वो 1911 में दायर की गई। हालांकि पहली याचिका ब्रिटिश सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर खारिज कर दी गई इस पूरी याचिका से संबंधित, लेकिन अभी तक हमें कोई भी आधिकारिक दस्तावेज देखने को नहीं मिलता है। यानी अभी तक हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने इस याचिका में क्या लिखा था। लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी याचिका दायर की 1913 में, और इस 1913 की याचिका का आधिकारिक दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। और यदि आप इस याचिका के दस्तावेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा पत्र था, इस पत्र की जो भाषा है वो पूरी तरह से विनय और खेद से भरी हुई है, पूरी तरह से निवेदन से भरी हुई है, खेद से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है, इस भाषा को पढ़कर ऐसा लगता है कि जो सावरकर हैं वो ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्रों में लिखा है कि उनसे गलती हुई है और अब वो सही रास्ते पर चलने को तैयार हैं। तो इस तरह के कुछ बयान हमें उनके पत्रों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन पत्रों की हमें अलग अलग तरह की व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग लोगों के पास इन पत्रों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। एक पक्ष ऐसा है जो इन पत्रों को लेकर सावरकर का विरोध करता है और सावरकर को देशद्रोही बताता है, जबकि दूसरा पक्ष ऐसा है जो इन पत्रों को लेकर सावरकर को डिफेंड करता है। और इन पत्रों को लेकर उस पक्ष का मानना है कि ये केवल सामान्य और रणनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। जो पत्र लिखे गए थे ये केवल स्ट्रेटेजिक गतिविधियों का एक प्लान का हिस्सा थे, एक प्लान के हिस्से के तौर पर लिखे गए थे। अब इन दोनों पक्षों को हम विस्तार से समझेंगे। पहले विरोध में क्या कहा जाता है, वीडी सावरकर के विरोध में किस तरह के तर्क दिए जाते हैं, उन पर बात करते हैं। तो इनके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें यह माना जाता है कि इन पत्रों को लिखकर वीडी सावरकर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से धोखा दिया है। और उन्होंने ये जो पत्र लिखे, इन पत्रों को लिखने के माध्यम से वो केवल अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान दे रहे थे, ना कि देश की स्वतंत्रता पर। इस तरह से उन्होंने ये जो याचिकाएं लिखी, जो पत्र लिखे, उन पत्रों का लाभ भी उन्हें मिलता है। जेल के दौरान उन्हें उन पत्रों का लाभ भी मिला। जैसे उन्हें जेल में क्लर्क नियुक्त किया गया, इसके बाद उन्हें तेल डिपो में भी शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा जब जेल में उनके अंतिम दिन थे, जब वो जेल से रिहा होने वाले थे, तो इस अवधि के दौरान उन्हें जेल में सुपरवाइजर भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा इसी आधार पर कई लोग वीडी सावरकर पर ब्रिटिश सरकार की मदद करने का आरोप भी लगाते हैं। इन लोगों का कहना है, इन आरोपों के तहत अक्सर ये कहा जाता है कि जब वीडी सावरकर 1923 में जेल से बाहर आए तो उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी विशेष कार्यवाही नहीं की, बल्कि उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किया। जो भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म रह रहे थे, जो लोग एक साथ रह रहे थे, उन धर्मों के बीच मतभेद को, उन धर्मों के बीच जो विचार थे, उन विचारों को और ज्यादा, जो खाई मौजूद थी, उन खाई को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। उदाहरण के लिए जब 1937 में उन पर राजनीति न करने का प्रतिबंध हटाया गया तो उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने दिसंबर 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद के वार्षिक सत्र में एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उपमहाद्वीप में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग राज्य होने चाहिए। यानी उन्होंने अपने इस बयान में दो अलग देशों की धारणा को पेश किया था, दो अलग देशों की धारणा का समर्थन किया था।
इसके अलावा उन्होंने 1923 में रत्नागिरी की जेल में रहते हुए एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम है हिंदुत्व। इस किताब में उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर यह सुझाव दिया है, ये बात कही है कि भारत के दुश्मन ब्रिटिश नहीं बल्कि मुसलमान हैं। यानी जाहिर तौर पर उन्होंने भारत में जो धार्मिक मतभेद है उस धार्मिक मतभेद को और ज्यादा बढ़ाने का भी काम किया था। हालांकि यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि ये जो तमाम तथ्य हैं, जो तमाम बातें हैं, ये केवल अपनी किताब में, उनकी किताब में अप्रत्यक्ष तौर पर भी देखने को मिलती हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वीडी सावरकर पर गांधी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया जाता है। जब गांधी की हत्या में चार्जशीट दाखिल की गई थी तो उन पर भी आरोप था कि वो भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। तो ये तो बात हुई कि उनके पक्ष, उनके विरोध में किस तरह के तर्क दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उनके पक्ष में किस तरह की बातें की जाती हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो बीते दिनों भारतीय इतिहासकार विक्रम संपत ने दामोदर सावरकर की एक बायोग्राफी लिखी थी। ये किताब 2 खंडों में प्रकाशित की गई थी और इस किताब में सावरकर को लेकर जो तमाम तरह की धारणाएं मौजूद हैं, उन धारणाओं को लेकर तमाम तरह की जो बातें की जाती हैं उनको खंडित करने और उनका जवाब देने की कोशिश की गई थी। इसी किताब में ये कहा है, इसी किताब में विक्रम संपत ने कहा है कि वीडी सावरकर ने जो याचिकाएं दायर की थी, जो पत्र लिखे थे, वो याचिकाएं क्षमा याचिकाएं नहीं थी, दया याचिकाएं नहीं थी, वो मर्सी पिटीशन नहीं थी, बल्कि वो जो याचिकाएं थी वो केवल एक सामान्य कानूनी याचिकाएं थी। क्योंकि उस समय ये जो याचिकाएं थी, जो पत्र लिखे जाते थे, उसे केवल एक कानूनी उपकरण माना जाता था, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। और इस कानूनी उपकरण का उपयोग करने का अधिकार उस समय के सभी राजनीतिक कैदियों को मौजूद था। तो इस तरह से वीडी सावरकर भारत के एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष इस तरह की याचिकाएं दायर की थी या ब्रिटिश सरकार के सामने इस तरह के पत्र लिखे थे। उनका कहना है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय सचिंद्र नाथ सान्याल, बाल गंगाधर तिलक और श्रीपाद अमृत डांगे, जिन्होंने बाद में सीपीआई का गठन किया, इन तमाम हस्तियों ने उस समय इस लीगल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया था और इस तरह के पत्र उन्होंने लिखे थे। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, इन्होंने इस तरह के पत्र लिखे और इसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के एक संगठन का भी गठन किया, जिस संगठन ने जाहिर तौर पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष भूमिका अदा की। और इसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल को काकोरी कांड में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो जाहिर तौर पर ये इस तरह के जो पत्र लिखने की जो प्रथा थी वो एक रणनीतिक कदम का हिस्सा था, उसे एक स्ट्रेटेजिक गतिविधि माना जा सकता था। क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि ये जो पत्र, यदि पत्र नहीं लिखे जाते हैं, यदि इस तरह का पत्र कोई व्यक्ति नहीं लिखता है तो वो अपना पूरा जीवन जेल में बिता देगा और जेल का कष्ट लेकर क्रांति नहीं लाई जा सकती है, क्रांति केवल जेल से बाहर रहकर ही लाई जा सकती है। तो ये उनके पक्ष में कुछ तरह के तर्क दिए जाते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी की जाती है, कई लोग ये कहते हैं कि वीडी सावरकर और ब्रिटिश सरकार के बीच कोई गुप्त सहमति बनी हुई थी। इसके विरोध में कहा जाता है कि दोनों के बीच कोई भी गुप्त वार्ता नहीं हुई थी और यदि गुप्त वार्ता होती तो इसका जिक्र वीडी सावरकर कभी भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में उन्होंने स्वतंत्र तौर पर अपने मराठी संस्मरण मांझी जन्मठेप में और जेल में हुई तमाम गतिविधियों का, उन्होंने जो पत्र लिखे उन पत्रों का जिक्र किया है। इसके अलावा एक बात ये भी कही जाती है कि यदि उनके और ब्रिटिश सरकार के बीच कोई साठगांठ होती तो आखिर ब्रिटिश सरकार उन पर राजनीति न करने का प्रतिबंध क्यों लगाती। क्योंकि जब उन्हें जेल से छोड़ा गया था साल 1923 में, तो उन पर 5 वर्ष तक राजनीति में हिस्सा न लेने, राजनीति में शामिल न होने का प्रतिबंध लगाया गया था और बाद में इस प्रतिबंध को 13 वर्षों तक बढ़ाया गया। साल 1937 तक उन पर राजनीति न करने का प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके अलावा गांधी हत्या को लेकर उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ अक्सर ये तर्क दिया जाता है, उन आरोपों के खिलाफ अक्सर ये कहा जाता है कि गांधी हत्या में कोर्ट की कार्यवाही हुई थी और कार्यवाही के बाद वीडी सावरकर को रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। यहाँ विशेष बात यह भी है कि गांधी हत्या में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें 8 लोगों का नाम था, लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही रिहा किया गया था और वो व्यक्ति था वीडी सावरकर। तो जाहिर तौर पर ये उनके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। तो हमने पक्ष के तर्कों की भी बात की और हमने विपक्ष के तर्कों की भी बात की। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीडी सावरकर भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से एक हैं। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कई सारी क्षमा याचिकाएं लिखी,
लेकिन वो जो क्षमा याचिकाएं थी, जो मर्सी पिटिशंस थी, वो व्याख्याओं का विषय है। इतिहास हमेशा से ही व्याख्याओं का विषय रहा है। किसी व्यक्ति के लिए वो जो याचिकाएं थी, वो याचिकाएं गलत साबित हो सकती हैं, किसी व्यक्ति के लिए वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। तो ऐसे में ये जो याचिकाएं हैं वो केवल व्याख्या का विषय है, केवल इंटरप्रिटेशन का विषय है कि आप इन याचिकाओं को, इन पत्रों को किस तरह से इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संगठनों का गठन किया, इसके अलावा वो कई संगठनों से जुड़े भी रहे। लेकिन उन पर जो सबसे प्रमुख आरोप है, वो आरोप है सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप, कम्युनलिज्म फैलाने का आरोप। और इस आरोप के कई सबूत हमें मिलते हैं, उनके कई बयानों में हमें सबूत मिलते हैं, उनके द्वारा लिखी किताबों में हमें कई तरह के सबूत मिलते हैं। और इस आरोप से बचना अक्सर वीडी सावरकर के लिए भविष्य में भी और इतिहास की किताबों में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े नहीं थे। हमारे ऑप्शंस हैं अभिनव भारत सभा, हमारा दूसरा ऑप्शन है फ्री इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज का इन डेप्थ कार्यक्रम देखना ना भूलें। इस कार्यक्रम के दौरान उड़ीसा और इंडोनेशिया के बीच जो ऐतिहासिक संबंध हैं, उन संबंधों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, जो कि आपके लिए, आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो रात 8 बजे इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।